तो आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, केम छो आई होप सब बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। ठीक है, मतलब एंजॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ को घर पे बैठे बैठे। ठीक है, तो जल्दी आप लोग हो सकता है कईयों के स्कूल खुल गए, किसी के नहीं खुले होंगे। ठीक है, तो हम तो यहाँ पे रेगुलरली पढ़ते रहते हैं, चाहे स्कूल खुले चाहे ना खुले, चाहे दिन की छुट्टी हो चाहे ना हो, हमें तो रेगुलरली पढ़ते रहना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आपके जीतो भैया फिर से आए हैं आप लोगों के लिए एक और नया लेसन लेकर के। अपनी रेगुलरिटी मेंटेन करते हो, गति के नियम, लॉज ऑफ मोशन का ये 12वां पार्ट है। 11वें पार्ट में हमने फ्रिक्शन जो पार्ट था, घर्षण वाला जो पार्ट था, उसको कर दिया खत्म। ठीक है, अब घर्षण को थोड़ा एक जगह अपन और इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, वो देखते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो ये आपके जीतो भैया दिख रहे होंगे कि कार के अंदर बैठे हैं और छोटे से बच्चे की जगह बैठे हैं और ये कार चलाने की कोशिश करी है। तो टू बी ऑनेस्ट मेरे को कार चलाना नहीं आती और यहाँ पे आपको एक इमेज दिख रही होगी, गाड़ी दिख रही होगी, ऐसा स्लोप सा ऐसा दिख रहा होगा, यार ये क्या है, कार कैसे कहाँ चल रही है। तो ये सब चीज़ें हमने ऑलरेडी कहीं ना कहीं फील करी है कि जब कोई कर्व पाथ आता है ना, ऐसा घुमावदार रास्ता आता है, तो वहां से सड़क ना थोड़ी सी ऊपर होती हुई दिखती है। ऐसे हमारे यहाँ पे पुष्कर है ना, पुष्कर घाटी पे भी हमारे ऐसी रोड ना ऊपर जाती है ना, थोड़ी टेढ़ी बेंड है। ठीक है, अपनी एक जगह से मुड़ी हुई है, मतलब उठी हुई एक जगह से। तो क्यों उठी हुई है, क्या रीजन है, क्या मतलब क्यों कर लिया ऐसा उन लोगों ने, क्या दिमाग लगाया हमारे इंजीनियर्स ने, क्यों उठा दिया एक जगह से रोड को, तो वो आज अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक यही है, समतल एवं बंकित वृत्ताकार पथ पर वस्तु की गति, जिसको इंग्लिश में अपन बोलते हैं मोशन ऑफ व्हीकल ऑन अ प्लेन एंड बैंक्ड रोड। सबसे पहले प्लेन रोड के बारे में बात करेंगे, फिर बंकित सड़क के बारे में बात करेंगे। पर उससे पहले लास्ट क्लास का एक प्रश्न हमारे पास रह गया था, वो प्रश्न अपने को करना है। ठीक है, तो लास्ट क्लास के जो प्रॉब्लम है पहले इसको कर लेते हैं, फिर अपने टॉपिक पे वापस आएंगे। तो मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था, आई होप कई बच्चों ने कर लिया होगा, जिनको नहीं आया देख लेते हैं, बड़ी आसान प्रश्न है। ठीक है, तो देखो बच्चों, पहले तो इस गाड़ी के बारे में बात करते हैं। तो इस गाड़ी के अंदर कहानी क्या चल रही है, गाड़ी के अंदर कहानी ये चल रही है कि गाड़ी को ए त्वरण से आगे की तरफ खींचा जा रहा है, लेकिन ये बेचारी गाड़ी जो है एक तो रस्सी से बंधी है, तो रस्सी में कुछ तनाव उत्पन्न हुआ होगा। लेकिन जब ये आगे जाने की कोशिश करती है तो धरती बोलती है, नहीं बेटा मैं तुझे आगे नहीं जाने दूंगी, मैं तो स्टेशनरी हूं ना, मैं तो रुकी हुई हूं, तेरे को तो मैं पीछे खींचूंगी। तो इसने उसके ऊपर एक घर्षण बल लगा लिया, क्योंकि गति कर रही है, नीचे जाने की कोशिश कर रही है, इसलिए कौन सा गति घर्षण इस पर लगेगा, F के। ठीक है, तो बस इसका FBD बना देते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम, और इसका उत्तर हमें प्राप्त हो जाएगा। तो देखो भाई, ये वस्तु है और 20 किलो की वस्तु है। तो सबसे पहले तो इस पे गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा mg। m का मान कितना 20, g का मान हमें इसने 10 लेने के लिए बोला है, तो 200 न्यूटन। ठीक है, एक हमारे पास तनाव बल आगे लग रहा होगा, दूसरा घर्षण बल पीछे लग रहा होगा, तो ये हमारे पास Fk हो गया। इसके बाद A त्वरण से आगे जा रही है, तो कुल मिला के A त्वरण से इसको भेज दो आप आगे। अच्छा, एक नॉर्मल फोर्स भी लग रहा है इस पे, है ना, अभिलंबित बल, तो लिख देता हूं, चलो मैं यहाँ पे अभिलंबित बल ही नॉर्मल फोर्स। तो y दिशा में आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि अभिलंबित बल जो है वेट को यानी उसके भार को बैलेंस करके बैठा है, यानी n की वैल्यू सीधी सीधी mg यानी 200 न्यूटन के बराबर है। ठीक है, और अगर मैं x दिशा के बारे में बात करूं तो वस्तु जाना चाहती है आगे, तो आगे के बल धनात्मक, वस्तु के पीछे के बल ऋणात्मक। तो आगे के बल कौन कौन से, t, विपरीत दिशा में कौन सा है, माइनस का F, विपरीत दिशा में है। कुल बल कितना लगा, कुल बल भाई वस्तु का द्रव्यमान m, त्वरण a। T का मान हमें नहीं पता, छोड़ देते हैं। क्या हमें Fk का मान पता है, क्योंकि घर्षण गुणांक दे रखा है, कौन सा, गतिक घर्षण। हम जानते हैं Fk किसके बराबर था, μk इंटू n। तो μk का हमारा मान है 0.04 और n का मान अपन ने निकाल लिया 200। जिसे नहीं आ रहा पॉइंट हटाओ, नीचे 100 लगाओ, 2 0 से 2 0 मार दो, 4 दूनी हो गया 8, यानी घर्षण बल उस पर लग रहा है 8 न्यूटन का। ठीक है, तो 8 न्यूटन का घर्षण बल इस पर लगा देते हैं भाई, बराबर m का मान 20 है और a हमें पता नहीं, तो ये हमारी पहली समीकरण बन गई है। ठीक है, अब करते हैं दूसरी वस्तु के बारे में बात। तो ये वस्तु बेचारी 3 किलो की है और ऑब्वियस सी बात है, अब
जो मेन चीज़ है भाई, इसको नीचे की तरफ खींचा जा रहा है ना, ये नीचे खींच रही है इसको, तो ये गाड़ी आगे बढ़ेगी तो ये नीचे जा रही होगी, ये इधर जा रही है तो इस पर भी त्वरण कुछ इस तरीके से लग रहा होगा, ठीक है, तो ये नीचे जा रही है। लेकिन रस्सी इसको ऊपर खींचना चाहती है तो रस्सी ने इसके ऊपर तनाव बल ऊपर लगाया, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल तो नीचे खींच रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल नीचे, तनाव बल ऊपर, किसी के कांटेक्ट में है नहीं, नॉर्मल की टेंशन लेनी नहीं, किसी को खिसविस रही नहीं है, तो घर्षण बल की भी टेंशन नहीं लेनी। तो दो ही बल लग रहे हैं, एक mg और दूसरा तनाव बल, ठीक है। तो देखो, तो अपन उसका FBD बना देते हैं। एक तो लग रहा है नीचे उसका mg और एक लग रहा है पीछे हमारा ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, तनाव बल। वस्तु जाना कहाँ जाती है, नीचे, तो हम क्या किस त्वरण से, a से, क्या लिखेंगे, mg, क्योंकि इसी दिशा के सारे बल धनात्मक, विपरीत के ऋणात्मक, बराबर ma, ठीक है। तो यहां तक हमारा हो गया है। अब मुझे द्रव्यमान चाहिए किसका, इस वस्तु का, कितने किलो की थी मैं भूल जाता हूँ बड़ा, 3 किलो की वस्तु है भाई, तो ये 3 किलो इसके ऊपर लगा देते हैं, तो ये 3 × 10 यानी 30 हो गया, माइनस का t बराबर 3a, ये समीकरण नंबर 2। पहली क्या थी, पहली थी t - 8 बराबर 20a, तो मैं इसको भी पीछे लिख देता हूँ, चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ, -8 + t ना, बस आगे पीछे कर रहा हूँ, ठीक है। और क्या है, 20a, ओहो भारी भारी वस्तु, ठीक है। तो अब मेरे को दिख रहा है यार, वो इक्वेशन नंबर 1 है, बस उसको मैंने लिख दिया है थोड़ा तरीके से, है ना, थोड़ी उसको इज्जत देती है। तो देखो t से t कटता हुआ दिख रहा होगा दोनों को जोड़ते ही, तो समीकरण 1 और 2 को अपन जोड़ देते हैं, तो समीकरण 1 + 2 जोड़ते, देखो क्या आएगा हमारे पास, t से t मर गया, चलो मैं लिख देता हूँ, और -8 + t बराबर 20a + 3a, ये हो गया 23a, बराबर ये मरा, और ये हो गया हमारे पास 22। तो a का मान देखो कितना आया, 22/23, ये हमारा त्वरण आ गया। त्वरण तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में लिखते हैं, तो लिख दिया भाई, ठीक है। अब क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए, t निकाल लेते ना, निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या करें, दोनों को जोड़ दें, सॉरी घटा दें, या फिर किसी भी एक क्वेश्चन में डाल देते हैं। चलो हम ऐसा करते हैं, मान लो इस ऊपर वाले क्वेश्चन में डाल देते हैं, किस में डालें, चलो इसमें डाल देते हैं, क्या फर्क पड़ना है, किसी में डालो, चलो सेकंड वाली में डाल दिया अपन ने, ठीक है। हमारे पास 3 × 22/23, ठीक है। तो ये भाई साहब इधर जाएंगे, ये भाई साहब इधर जाएंगे, तो 30 ये यहाँ पे हो गया माइनस, तो 22 × 3 कितना हो गया, 66/23 बराबर t। बस आगे आप सॉल्व करके मेरे को उत्तर बताओगे, सबको जीतू भैया थोड़ा ना बताएंगे, थोड़ा खुद भी तो मेहनत करो, ठीक है। तो इसका उत्तर सॉल्व करके आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलो चलते हैं नेक्स्ट आज की प्रॉब्लम पे। तो ये कुछ गाड़ी शाड़ी स्लिप होते हुए दिख रही होगी, मतलब बहुत ढूंढ ढूंढ के आप लोगों के लिए GIF डालते हैं, तो दिख रहा है आपको कैसे सर्कुलर पाथ पे हमारी गाड़ी स्लिप हुई, लेकिन सडनली उसने टर्न ले लिया। क्यों, क्योंकि एक तरफ से आपको दिख रहा होगा रोड थोड़ी सी उठी हुई है, अगर उठी हुई ना होती बेचारी तो गाड़ी चली जाती है झाड़ियों में, शेर वेर खा जाता उसको, ठीक है। तो आई होप ये दिख रहा होगा आपको, GIF से कुछ फील तो आ ही रहा होगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। एक ये भी है हमारी, ये भूम करते हुए गाड़ी निकलती है एक तरफ, देखो ऐसे, तो ये भी थोड़ी बंकित है, इतनी ज़्यादा नहीं है लेकिन थोड़ी ये भी बंकित है, लेकिन इसमें भी किस तरीके से टर्न लिया गया है वो आपको मैं बताऊंगा। अच्छा, एक चीज़ मेरा क्वेश्चन ये है, वो क्वेश्चन मैं यहाँ पे आके पूछता हूँ। अच्छा, उससे पहले आज के गोल क्या क्या है, हमारे को करना क्या है आज। तो आज का गोल है समतल वृत्ताकार सड़क पर वस्तु की गति क्या है। मतलब सिंपल मैंने बोल दिया भाई ऐसी वृत्ताकार पथ है, बोलो मुझे वस्तु की गति क्या होगी, और फिर एक जगह हम वस्तु को रोड को बंकित कर देंगे। बंकित का मतलब क्या होता है, उसको थोड़ा उठा देंगे एक तरफ से ना, एक तरफ से उठा देंगे, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना, ये देखो ये रहा एक तरफ से, देखो कैसे उठा हुआ है, थोड़ा कर्व्ड है इस तरीके से, ये बंकित, इसको बोलते हैं बंकित करना, ठीक है। ऐसे होती है, हर जगह होती है रोड, ऐसी होती है जहाँ पे क्या बोलते हैं, हमें इस तरीके का घुमावदार कुछ बनाना होता है तो बंकित कर देते हैं उसको, ठीक है। तो ये हमारा आज का गोल है, तो ये पहला पढ़ेंगे फिर ये पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले गोल के साथ, वो है कि ये थोड़ी कार टेढ़ी सी लग रही है मेरे को चलो, तो अभी हम सिर्फ समतल वृत्ताकार पथ पर वस्तु की गति कराना चाहते हैं, मतलब रोड कुछ ऐसी है और कार मस्त हमारी एकदम मस्त चमचमाती सी कार है और मस्त वृत्ताकार पथ पर घूम रही है, ठीक है।
तो कुछ ऐसी कहानी है। अब क्योंकि वृत्ताकार पथ पर घूम रही है, अब थोड़ा सा सोचना, अच्छे से सोचना कि इस पे कौन कौन से बल लग रहे हैं। भाई एक तो इस पे mg लग रहा होगा, गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की तरफ खींच रहा है इसको mg। एक इस पर नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा हमारा, मतलब अभिलंबत बल जिसे हम बोलते हैं, तो वो हमारा अभिलंबत बल नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ लग, ठीक है सर लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो दो आसान से बल थे। लेकिन अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, मान लो देखो बंदा करना क्या चाहता है, बंदा चाहता है जैसे ही कर्ड पाथ आया तो उसने क्या करा, यूं कर दिया है ना, एकदम से यूं कर दिया गाड़ी को। जब उसने यूं किया, ध्यान से सुनो मेरी बात, अगर मैं यहां खड़ा हूं, मैंने यहां पे अपना स्टीयरिंग जो है वो यहां पे घुमाई, ठीक है ना, जब मैंने स्टीयरिंग यहां पे घुमाई, मेरे को बल ने कहां पे धकेलने की कोशिश करी, पीछे, तो घर्षण मेरे को बचाएगा। घर्षण कहां की तरफ लगेगा, वो लगेगा भाई साहब केंद्र की तरफ, ठीक है। क्योंकि जैसे मैंने गाड़ी को, देखो एक्चुअली मैं जब यहां पे टर्न हुआ ना, तो सडनली मैं बाहर की तरफ इस तरफ जा रहा था, ठीक है, स्लाइड पीछे की तरफ करने वाला था। लेकिन क्योंकि अगर मैं पीछे की तरफ स्लाइड करने वाला था, मेरी गति पीछे की तरफ थी, मैं पीछे की तरफ चला जाता, तो उससे हमारा जो घर्षण वाले ऑटोमेटिकली गति की विपरीत दिशा में लगेगा, क्योंकि उसकी गति का वो करेगा विरोध, तो कहां लगेगा, केंद्र की तरफ, ठीक है। तो यहां पे भी सेम चीज है हमारे पास कि हमारा जो घर्षण है ना वो कहां की तरफ लगेगा, अंदर की तरफ, ठीक है। अच्छा एक चीज मैं आपको थोड़ी सी रिकॉल करवा दूं, वो ये है, हमने इससे पहले वाले चैप्टर में क्या पढ़ा था, अगर वस्तु वृत्ताकार पथ पर घूम रही है तो उसे वृत्ताकार पथ पर घुमाए रखने के लिए एक बल की आवश्यकता होती है। उस बल को हम क्या बोलते हैं, अभिकेंद्रीय बल। इस बल को हम क्या बोलते हैं, जो वस्तु वृत्ताकार पथ पर घूमती है और जो केंद्र की तरफ लगता है, तो बल कौन सा है, उसको हम बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। कहां की तरफ लगता है, केंद्र की तरफ। मान क्या होता है, F बराबर mv² बटा r, या फिर अगर हमें कोणीय वेग पता है तो m ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, m ओमेगा स्क्वायर r, ये हमारा बल का। तो ये बात हमें समझ आई। तो हमने क्या बोला, ऐसे वृत्ताकार पथ पर अगर आपकी गाड़ी घूम रही है तो mg नीचे, नॉर्मल ऊपर, और घर्षण बल अंदर लग रहा है, यानी घर्षण बल, इसको रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स जिसको हम बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल, वो प्रोवाइड कर पाता है। तो ये जो अभिकेंद्रीय बल है घर्षण बल में प्रोवाइड करवा रहा है, ठीक है। तो हमारे जो वेग जो हमें चाहिए बल, वो कितना है, mv²/r, ठीक है। और मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मैं किस अधिकतम रफ्तार से गाड़ी चला सकता हूं उस रोड के ऊपर, ताकि मैं बाहर स्लिप होके ना चला जाऊं। मुझे मेरा मेन टारगेट ये है। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला मेरे को बचा किसने रखा है, घर्षण ने। मतलब मेरी जो बचा हुआ हूं ना, मैं किसकी वजह से बचा हुआ, मैं घर्षण की वजह से बचा हुआ हूं। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो मेरा मान है ना, जो भी मेरे वेग का मान है, अधिकतम वेग का मान, यानी mv²/r मैक्सिमम, वो किसके बराबर होना चाहिए, सीमांत घर्षण। सीमांत घर्षण क्या होता है, μs × n। अगर मेरा वेग इस सीमांत घर्षण से ज्यादा हो गया, क्योंकि घर्षण ने मेरे को बचा रखा है, अगर मेरा वेग इस घर्षण से ज्यादा हो गया, घर्षण मेरे को अंदर खींचना चाहता है, लेकिन एक बल मुझे बाहर की तरफ धकेलना चाहता है, तो अगर मेरा बल, मतलब अगर मेरा जो भी वेग है वो इससे ज्यादा हो गया, तो उस केस में मैं तो सीधा बाहर ही निकल लूंगा, ठीक है। तो मुझे अधिकतम वेग यहां से मिल जाएगा। अच्छा, तो mv²/r एज इट इज हमारा, μs तो एज इट इज है, और यहां पे देखिए बैलेंसिंग हो रही है। नॉर्मल फोर्स जो है अभिलंबत बल, वो mg के बराबर है। तो mg यहां पे अपने लिख देते हैं, तो ये अपन ने mg को टेक दिया यहां पे, तो ये m से m कट गया, तो v² किसके बराबर आ रहा है, μs g/r। तो यहाँ पे हमारे पास v की वैल्यू कितनी है, अधिकतम वेग कितना है हमारे पास, जिससे हम कार चला सकते हैं। अधिकतम वेग हमारे पास है रूट में μs g/r। लेकिन ध्यान से समझो भाई, अच्छा r के यहाँ पे ये वृत्त की त्रिज्या, जिस वृत्ताकार पथ में मैं जा रहा हूं ना उसकी त्रिज्या। अगर मैं टॉप व्यू से देख के आपको बताऊं तो देखो ऐसा कुछ कहानी चल रही है कि आप ऐसे एक सर्कुलर ट्रैक पे हो, सर्कुलर यहाँ छोटा सा पार्ट भी होगा तो भी चलेगा। आपकी कार यहाँ पर है, ठीक है, आप पर mg कहाँ लग रहा है, सॉरी नॉर्मल फोर्स कहाँ लग रहा है, ऊपर, mg कहाँ लग रहा है आपके पास, नीचे, और घर्षण बल आपको अंदर की तरफ खींच के बैठा है, और खींच के बैठा है इसलिए वो आवश्यक
अभी केंद्रीय बल आपको प्रोवाइड करके बैठा है, इसलिए आप अंदर की तरफ हो, नहीं तो निकल लेते आप तो सीधे बाहर, जैसे भी वो कार का एग्जांपल दिया ना वैसे। तो ये सारी कहानी है, ठीक है। तो अब तो यहाँ पे हमें जो दिख रही है ना इसकी त्रिज्या, इस वृत्ताकार पथ की जो भी त्रिज्या होगी बीच में से लेंगे जहां से भी गाड़ी चल रही है, तो हम इसका एवरेज ले लेते हैं ना, बाहर की और अंदर की, ये हमारा आ रहा है, ठीक है। तो आई होप इतनी बात सबको समझ आई होगी। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये देखो म्यू एस का भाग बहुत छोटा होता है और म्यू एस का मान हर चीज़ के लिए अलग अलग होता है। मतलब जैसे मेरे पास मान लो कोई अलग मॉडल की कार है, आपके पास कोई और अलग मॉडल की कार है, हमारे फिरोज भैया के पास कोई अलग मॉडल की कार है, हमारे निखिल सर के पास कोई अलग मॉडल की कार है, राहुल सर के पास कोई अलग मॉडल की कार है, शान भैया के पास कोई अलग मॉडल की कार है। तो सब अगर वृत्ताकार पथ पे घूमेंगे तो किसी के लिए तो क्या होगा, किसी के लिए तो मतलब म्यू एस का मान ज़्यादा है तो मस्त आराम से स्पीड बढ़ा लेगा अपनी, और मेरे जैसे जिसके बेचारे के टायर वायर घिस चुके हैं, मेरी गाड़ी के ना, मैं थोड़ा क्या बोलते हैं टायर वायर घिस चुके हैं, मैं सर्विसिंग कराई नहीं अभी तक, तो मैं तो सीधा बाहर ही रहूँगा क्योंकि मेरे लिए म्यू एस का मान ना बहुत कम है, ठीक है। तो म्यू एस का मान अलग अलग गाड़ियों के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। किसी की ज़्यादा घिसी हुई है तो म्यू एस का मान और कम हो जाएगा, स्लिप और जल्दी हो जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम अधिकतम वेग अचीव नहीं कर पा रहे हैं अगर हम किसी भी इस तरीके की कर्व रोड पे जाते हैं, किसी वृत्ताकार पथ पर जाते हैं, ठीक है। यानी हम सिर्फ फ्रिक्शन के सहारे तो नहीं जी सकते, कुछ और तिगड़म तो मतलब कुछ और तिगड़म बैठानी पड़ेगी। तो देखो क्या तिगड़म अपने को बैठानी है, वो है आप वाहन को क्या कर दो, बंकित कर दो। बंकित का मतलब एक तरह से उठा देना है। यहाँ पे तो मैंने बिल्कुल त्रिभुज बनाया, ठीक है। कई जगह तो ऐसा होता है, रेसिंग ट्रैक अगर आप लोगों ने देखे मूवी के अंदर दिखाते हैं कैसे रेसिंग ट्रैक बिल्कुल कर्व्ड होता है ना, उस पर आराम से गाड़ी यूं आराम से जाती है, अगर नहीं हो ना तो फिर निकल लेगी बाहर, ठीक है। और हमारी डे टू डे लाइफ में भी जहाँ कर्व रोड होता है वहाँ पे थोड़ा सा उठा देते हैं वो रोड को, ठीक है ना। फिर होता ऐसा है कि वो इंडियन रोड है, फिर एक के ऊपर दूसरी लेयर, दूसरे के ऊपर तीसरी लेयर, तीसरे के ऊपर चौथी लेयर, तो फिर ऐसे लगता है कि फ्लैट ही है सब कुछ, ठीक है। लेकिन बंकित हम थोड़ा सा करते हैं। तो मान लो आपने थीटा कोण से अपनी रोड को उठा दिया, ठीक है। इसमें हम पहला केस मान के चल रहे हैं कि हमारी सरफेस पे कोई घर्षण नहीं है। मतलब हम मान लेते हैं कि भाई मैं ऐसी सरफेस पे चल रहा हूँ जो बिल्कुल मस्त चिकनी है, मान लो मैंने घर्षण हटा दिया और मैंने सिर्फ रोड को बंकित करा, तो देखता हूं कि मुझे कितना वेग मिल सकता है। तो देखो अभी वस्तु पर एक mg नीचे लग रहा है, एक नॉर्मल फोर्स ऊपर लग रहा है, और घर्षण बल तो गया, क्या आया, अब तो कुछ रहा ही नहीं। तो अपन क्या कर सकते हैं, देखो अभी मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था ये हो गया हमारे पास थीटा। अब यहाँ पे मैं घटक जिसके करने वाला हूं वो है n। अब आप बोलोगे सर क्या है सर, कभी आप mg के घटक कर देते हो सर, कभी आप n के घटक कर देते हो सर, जहां मर्जी ताड़ती वो कर लेते हो सर, ये क्या है, अपनी अपनी इच्छा चला के बैठे हो सर आप। तो ध्यान से सुनो, हम घटक जो हैं उसी चीज के करते हैं जिस या उसी दिशा में करते हैं जहां पर कुल त्वरण 0 होता है। जैसे समझो मैं अगर mg के घटक में क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि mg की दिशा में कुल जो हमारा कुल एक तरीके से हम बोलते, देखो mg के अगर मैंने घटक कर दिए ना, क्योंकि इस दिशा में कुल त्वरण 0 नहीं है इसलिए इसका घटक नहीं होगा। घटक किसका होगा, n का, क्योंकि इस दिशा में कुल हमारा जो त्वरण है ना 0 है। कुल त्वरण का मतलब क्या है कि गाड़ी नीचे चिपक नहीं रही है, मतलब ऐसे नहीं इसके अंदर ही धस गई, नहीं ऊपर चली गई, मतलब गाड़ी क्या इस दिशा में बिल्कुल स्थिर है, इस दिशा में। तो मैं इसके इस दिशा के सापेक्ष, क्योंकि त्वरण इसका 0 है इसलिए मैं इसके घटक कर रहा हूँ, किसके, n के। तो देखो n के मैं घटक कर देता हूँ, क्या आएंगे, तो ये हमारा हो गया थीटा, ठीक है, ये हमारा थीटा हो गया। ओके, अब इसके बाद देखो ये थीटा के साथ जो बने वो n cos थीटा, जो उसके लंबवत हो, यानी अभी देखो इसका लंबवत क्या होगा, ऐसे होगा, तो ये हमारे पास हो गया n sin थीटा। अब ध्यान से सुनना, अभी n cos थीटा को किसने बैलेंस करा है, mg ने। अच्छा, जिसको घटक करने के बाद जो मतलब घटक कर दिया ना उसके बाद हटा दो उसको, कोई काम नहीं इसका। तो n cos थीटा जो है वो किसके बराबर है, mg के, ठीक है। और n sin थीटा मुझे रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स यानी आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रोवाइड करवा रहा है। तो देखो n sin थीटा जो है मेरे अकॉर्डिंग वो किसके बराबर हुआ, किसके बराबर हुआ, mv स्क्वायर पर आर के, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे वेग निकालना है। अच्छा, तो वो वेग मैं निकालने की कोशिश करता हूँ, तो मैं दोनों इक्वेशन को डिवाइड करता हूँ, है ना। अब डिवाइड में थोड़े दिमाग से करूंगा, मेरे को यार कॉट के साथ खेलने मजा नहीं आता, मेरे को तो साइन के साथ ही आता है।
तो समीकरण 2 को 1 से डिवाइड कर देते हैं, है ना। tan लेने की ज़्यादा कोशिश करें, cot की नहीं, है ना। तो सेकेंड को अपन फर्स्ट से डिवाइड कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, n sin थीटा, नीचे क्या हमारे पास n cos थीटा, ये बराबर mv स्क्वायर अपॉन r, और नीचे हमारे पास mg। तो ये m से मरा, n से n मरा, साइन अपॉन कॉस क्या बना, tan थीटा, और यहाँ पे हमारे पास आ गया v स्क्वायर अपॉन gr। ठीक है, यहाँ से वेग अपन निकाल देते हैं। tan थीटा बराबर कितना आ रहा है हमारे पास, v स्क्वायर अपॉन gr। तो यहाँ से हमारे पास v का मान कितना मिल गया हमें, रूट में gr tan थीटा या tan थीटा gr, जो आपको लिखना लिख लीजिए। ठीक है ना, ये जो वेग है इसी से गाड़ी को चलाना पड़ेगा। मान लो सरफेस पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, घर्षण विहीन है, कुछ घर्षण नहीं है, तो हम गाड़ी को इस वेग से चला सकते हैं। अगर इस वेग से चलाएंगे तो मस्त गाड़ी चलती रहेगी वृत्ताकार पथ पे। और अगर इससे ज्यादा वेग हो गया तो भी प्रॉब्लम, कम वेग हो गया तो भी प्रॉब्लम। ज्यादा हो गया तो बाहर निकल जाओगे, कम हो गया तो नीचे लुढ़क जाओगे। ठीक है, तो जब हम रोड को सिर्फ बंकित करते हैं ना, तो हम सिर्फ एक ही वेग निकाल सकते हैं। भाई इसी वेग से आप चलोगे तो कर्व पाथ पे चल सकते हो, ज्यादा हो गया तो फिर बाहर, और कम हो गया तो फिर नीचे लुढ़क जाओगे। ठीक है, नीचे चले जाओगे। ठीक है, तो ये वो केस है जिसमें अपन ने फ्रिक्शन को इंक्लूड ही नहीं करा, फ्रिक्शन को हटा दिया, घर्षण को हटा दिया, बंकित तो करा लेकिन घर्षण को हटा दिया। ये रियल लाइफ सिचुएशन नहीं है, ऐसा कोई रोड नहीं होता जिसपे फ्रिक्शन जीरो हो जाए। बस हम स्टडी करना चाहते थे बंकित सड़क से हुआ क्या। तो हम अब बात कर देंगे रियल सिनेरियो के बारे में, जो वास्तव में होता है, बंकित भी करा, घर्षण भी है, तो देखते हैं अधिकतम वेग क्या आ सकता है। तो जब घर्षण हो तो हमने क्या लिखा, देखो सड़कों के मोड़ पर वाहनों को घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करने हेतु सड़क के बाहरी भाग को आंतरिक भाग की अपेक्षा थोड़ा ऊंचा बनाया जाता है, और इसे सड़क पर करवट या बंकन कहते हैं। इसी चीज को अपन बोलते हैं बंकन, या सड़क को बंकित करना। ठीक है, बाहरी भाग को आंतरिक भाग की अपेक्षा जिस कोण से उठाया जाता है उसे करवट कोण या फिर हम बोलते हैं बंकन कोण। जिस कोण से आपने उसको उठाया ना, उसको अपन क्या बोलेंगे, बंकन कोण। और हम मान के चलेंगे कि हम बंकन कोण पता है। ठीक है, तो देखो ये रहा हमारा वही सीन। लेकिन अब अपन क्या करेंगे, भाई ये तो हमारा हो गया बंकन कोण, अब अपन बस फ्रिक्शन और डाल देंगे। तो देखो एक तो इस कार पे लग रहा है mg, एक इस पे लग रहा है नॉर्मल अभिलंबित बल। ठीक है, एक कार के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स भी तो लगेगा, घर्षण बल भी तो लगेगा, और वो जो घर्षण बल है वो कहाँ की तरफ लगेगा, अंदर की तरफ, क्योंकि कार हम चाहते हैं कि कार जो है हमें वो क्या कर दे, कि वो कार अब कहाँ की तरफ लगेगा, ध्यान से रखना, घर्षण बल केंद्र की ओर। ठीक है, तो हम घर्षण बल का कर देते हैं कुछ इस तरीके से ट्रीटमेंट, ऐसे, ये हमारा हो गया F। ठीक है, तो ये तो हम जानते हैं हमारा ये क्या, थीटा। ठीक है, ये हमारा हो गया थीटा। और हमने अभी भी बोला किसके घटक करने अपने को, ये देखो ये आपका शीर्षक में कौन बन रहा है ना, घटक किसके करने अपने को, जिस दिशा में त्वरण जीरो होता, तो किस दिशा में त्वरण जीरो है, n की दिशा में, इसलिए घटक किसके होंगे, n के। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास हो गया n cos थीटा, और ये देखो इसका अभिलंबित बल, ये मतलब अभिलंब घटक ये आ जाएगा हमारे पास n sin थीटा। ठीक है, अभी देखो जो f है ना, उसकी दिशा में भी हम चाहते हैं कि हमारा जो कुल त्वरण है ना वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए। क्यों, क्योंकि f दिशा के अंदर गाड़ी ना तो उधर जाना चाहती है ना तो नीचे, हम चाहते हैं कि ट्रैक पे मस्त चलते रहे। ठीक है, तो अपने को f के भी घटक करने पड़ेंगे। अब लगाना थोड़ा सा कॉमन सेंस, ये है थीटा, ये कितना हुआ हमारे पास 90 माइनस थीटा, और ये वापस कितना हो गया थीटा, क्योंकि ध्यान से सुनो, बहुत अच्छे सुनना, ये लंबवत है ना, तो ये थीटा तो 90 माइनस थीटा, और ये वाला कोण वापस क्या हुआ 90 माइनस थीटा। देखो ये हमारे पास है थीटा, ये हमारे पास है 90 माइनस थीटा, और ये हमारे पास है सिर्फ थीटा। ठीक है, कैसे है थीटा बता देते हैं हम आपको। ये वाला जो कोण है वो कैसे निकलेगा, 90 माइनस थीटा, पहले ही बताया था ना ऐसा, तो कितना बचा थीटा, तो ये कोण भी हमें मिल गया थीटा। 90 माइनस थीटा से तो वैसे कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो हमने ये थीटा कोण आ गया। अब किसके घटक करने, क्योंकि इस दिशा के अंदर भी कुल त्वरण कितना है, जीरो,
तो हम इसके भी घटक करेंगे f के। तो देखो f का एक घटक तो हो गया, थोड़ा अलग कलर से कर देता हूँ क्योंकि काफ़ी कंफ्यूजिंग होने वाली है चीज़ें। ये है आपका f, ठीक है, ये है आपका क्या f, आराम से समझते हैं, ये हमारा f है, ठीक है ना। ये कोण कितना बना हमारा थीटा। अच्छा f कहाँ लग रहा है, एक्चुअली यहाँ लग रहा है ना, मैंने उसको ऊपर बनाया ताकि आपको फील आ जाए बस ना। एक्चुअली f कहाँ लग रहा है, यहीं लग रहा है, f है जिसको अपन बोल रहे हैं, ठीक है, f ही बोल देते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये फ्रिक्शन फोर्स एक्चुअली यहाँ लग रहा है, बस मैंने ऊपर बनाया और कुछ भी नहीं है। ओके, अभी देखो ये थीटा है, तो यहाँ पे देखो इसके साथ जो बनेगा वो क्या होता है हमेशा कॉस, तो ये हो गया f cos थीटा, और जो इसके लंबवत होता है वो क्या होता है हमारे पास f sin थीटा। तो ये हमारे पास घटक हो गया f sin थीटा। एक बार वापस बताता हूँ, अच्छे से समझना बच्चों, क्योंकि काफ़ी कंफ्यूजिंग हो सकता है आपके लिए, हो जाए, कंफ्यूजिंग है ही, ठीक है ना। ये थीटा है, ये हम हमारी अच्छी सी ग्रीन कलर की कार बना देते हैं, ठीक है। और इसके बाद mg कहाँ लग रहा है, नीचे, नॉर्मल फोर्स कहाँ लगा, ऊपर, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लग रहा है, इधर, वस्तु पे फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लग रहा है, इधर, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स अपन यहाँ लगाया। इसके बाद अपन ने घटक किस किस के करे, पहले अपन करें इस दिशा में हमारा कुल त्वरण 0 है, तो इसका कर लेते अच्छे से। पहले हमें पता है ये कोण कितना होता है थीटा, तो ये कोण भी कितना है हमारे पास थीटा, ठीक है। फिर इस n के दो कंपोनेंट करें, एक यहाँ पे हमारे पास आया n cos थीटा, क्योंकि थीटा के साथ जो बनता है हमेशा cos ही होता है। एक इसका लंबवत और ये बीच में आ जाने चाहिए, देखो इसका लंबवत यही होगा बिल्कुल 90 डिग्री पे, देखो ये दोनों 90 पे है ना एक दूसरे के, तो हमारे पास हो गया n sin थीटा, ठीक है। अब f के घटक करने थे, तो अब f ध्यान से सुनो थोड़ा सा सब बच्चे, f अच्छे से देखना, कौन सा ये वाला कलर ले लेते हैं। तो ये जो f है ना, इसको उठा के मैं इधर भी रख दूंगा तो कोई परेशानी नहीं होगी, ध्यान से सुनो, क्योंकि वेक्टर है, सदिश ही तो है, बस उठा के ऊपर रखना है ताकि आराम से ट्रीटमेंट कर सकें इसका जो भी अपने को करना है। तो अभी के लिए मैं इसको f को उठा के ऊपर रख रहा हूँ, बाकी f का मतलब ऊपर से ही है ना, सॉरी नीचे से ही है, तो ये हमारा f यहाँ पे लग रहा है, ठीक है, हमारा f हो गया, ठीक है, हमारा f हो गया। अब अपने को क्या करना है, अब अपने को इसके करने घटक। तो उससे पहले मैंने आपको बताया ये क्या है, कोण थीटा भी आपको समझाया कैसे आया थीटा कोण। तो अब इस f के देखो दो घटक साफ साफ दिख रहे होंगे कि ऐसे एक इधर दिशा में टूटेगा, एक इधर दिशा में, दिख रहा है सीधा सीधा, बीच में है f है, एक यहाँ घटक एक यहाँ घटक। तो ये कलर आई होप मुझे ऐसा लग रहा है नहीं दिख रहा होगा आपको। तो इस f का एक घटक यहाँ कर लिया अपन ने इसकी दिशा में, ये हमारे पास f cos थीटा, और एक इस दिशा में आ गया हमारे पास f sin थीटा, ठीक है। अब देखो जो चीजें जिन चीजों के घटक करते हैं ना उनको हटा दो, जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं देखो ये वाला पार्ट हटा दो, नॉर्मल के हो गए, ये वाला पार्ट हटा दो, इसके हो गए। तो अब जो जो मेन है ना वो बना लेते हैं अपन। देखो कौन कौन से बने हमारे पास, एक तो देखो इस दिशा में बनना हमारे पास n sin थीटा और f cos थीटा, ये दो। एक नीचे वाली दिशा में बन रहा है mg, और एक बना हमारे पास f sin थीटा, ठीक है। एक हमारी ऊपर की दिशा में बन रहा है n cos थीटा, ठीक है ना। ये सारे बोले, बाकी सबको हमने हटा दिया, हो गया उनका काम। अब अपने को क्या करना है, बस कुछ नहीं करना, अपने को इनका सिर्फ ट्रीटमेंट करना, इनको आपस में बराबर रखना। अच्छा, n cos थीटा और f sin थीटा प्लस mg बराबर होंगे, क्योंकि ऊपर नीचे कोई गति नहीं हो रही है, इसलिए y दिशा में, यहां मैं वापस बना रहा हूं, यहाँ पे n cos थीटा था, यहाँ mg था, एक और था यहाँ पे कौन था, f sin थीटा, यहाँ पे कौन कौन था, एक n sin थीटा, और एक है हमारे पास f cos थीटा। और ये दोनों क्या प्रोवाइड करा रहे हैं उसको, सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल। तो ये mv²/r प्रोवाइड करवाने का काम करेंगे, ठीक है। और ये क्योंकि ऊपर नीचे कार नहीं जा रही ना, कार तो उसी ट्रैक पे चलने के लिए बनी है, तो ये इसको बैलेंस करके, मतलब इस दिशा में वो पूर्ण रूप से साम्यावस्था में। तो हम बोल सकते हैं n cos थीटा, ये किस दिशा की बारे में बात चल रही, y दिशा में। तो y दिशा में n cos थीटा बराबर f sin थीटा प्लस mg, ठीक है। आई होप इतनी बात तो सबको क्लियर हो गई होगी। अच्छा, इसके बाद दूसरा देखते हैं, ये जो n sin थीटा प्लस f cos थीटा है वो क्या प्रोवाइड करा रहे हैं उसको, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है ना mv²/r,
ठीक है, अब अपने को क्या करना है, अपने को तो वेग चाहिए यानी ये चाहिए। अब इसमें दो अननोन क्वांटिटीज है, ना तो मुझे n पता है ना तो मुझे f पता है, तो n और f का मान मुझे निकालना पड़ेगा। उसमें भी हम जानते हैं f किसके बराबर होता है, μs इंटू n के, तो हम इसकी जगह रख देते हैं इसको भी। ठीक है, f तो अपन जानते हैं तो अपन लिख देते हैं, यहाँ पे कितना है हमारे पास n sin थीटा प्लस μs n cos थीटा बराबर mv स्क्वायर अपॉन r। इसको थोड़ा सा अपन ने बस फ्रिक्शन उसकी जगह घर्षण के बल की जगह लिखा है बस। तो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास एक। ऐसे ऊपर भी लिख देते हैं n cos थीटा बराबर μs n sin थीटा ये बराबर mg, ये हमारी एक और इक्वेशन। तो बस एक ही वेरिएबल बचा हमारे पास, कौन है वो n। तो n की वैल्यू इसमें से निकालेंगे और इसमें डाल देंगे, सिंपल। ठीक है, तो अभी देखो मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन के साथ ट्रीटमेंट करने वाला हूं। तो इसको बोलते हैं समीकरण 1 से, इसको डाल देते हैं 1 और इसको डाल देते हैं 2। समीकरण 1 से थोड़ा सा ट्रीटमेंट करते हैं समीकरण 1 का। n cos थीटा है ऑलरेडी, हमने को n एक तरफ लाना है क्योंकि मैं n का मान चाहिए, इसके साथ भी n है तो इन भाई साहब को भी ध्यान ले आते हैं। तो ये आ गया हमारे पास और ये बराबर किसके, mg के। ठीक है, यहां से n कॉमन आ रहा है तो देखो n कॉमन ले लेते हैं। अंदर कितना बचा, cos थीटा माइनस μs sin थीटा बराबर mg। तो यहां से देखो n का मान कितना आया, mg अपॉन cos थीटा माइनस μs sin थीटा। ये हमारे पास n का मान आ गया। अब समीकरण 2 पे जाना है। समीकरण 2 में n का मान डायरेक्टली नहीं रखूंगा क्योंकि इसमें भी n आ रहा है इसमें भी n आ रहा है, तो पहले बाहर ले लेता, आसान रहेगा। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा बाहर ले लेता हूं। उससे पहले मुझे इक्वेशन लिखनी पड़ेगी क्योंकि मुझे भी याद नहीं है। तो समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 में है क्या क्या, पहले लिख देते हैं अपन। n sin थीटा प्लस μs n cos थीटा बराबर mv स्क्वायर r। ठीक है, तो दो समीकरणों का खेल है, बस आपस में जोलमाल चल रहा है उनका। n कॉमन लिया, sin थीटा प्लस μs cos थीटा बराबर mv स्क्वायर अपॉन r। ठीक है, अब क्या करना है, अच्छा ये जो वेग है ना ये हमारा अधिकतम वेग होगा ना, मैक्सिमम वेग, क्योंकि इससे ज्यादा वेग हो गया तो फिर घर्षण संभाल नहीं पाएगा इसको, घर्षण इससे ज्यादा नहीं दे सकता उसको, है ना, तो ये अधिकतम ही है। इसके बाद n का मान ये रहा, मैं लिख देता हूं यहाँ पे। n का मान क्या आया था, mg बटा cos थीटा माइनस μs sin थीटा, cos थीटा माइनस μs sin थीटा। अच्छा μs के नीचे सबस्क्रिप्ट में लिखा ना अलग से, स्थैतिक घर्षण गुणांक है इसलिए, सीमांत घर्षण के बारे में कहानी चल रही है ना इसलिए। तो ये हमारा n का मान है, इसको रख देते हैं इसमें। ठीक है, देखो रखने के बाद क्या आया, यहाँ रखा अपन ने mg अपॉन cos थीटा माइनस μs sin थीटा, और ये पूरी वैल्यू एज इट इज ब्रैकेट में sin थीटा प्लस μs cos थीटा बराबर mv स्क्वायर, ये मैक्सिमम वैल्यू है, अपॉन r। ठीक, आसान। m से m मर गया, अपने को क्या चाहिए, v मैक्स, इस r को ले आओ इधर, देखो कितना हो गया r, ये पूरा ब्रैकेट में देखो क्या आ रहा है, sin थीटा प्लस μs cos थीटा अपॉन cos थीटा माइनस μs sin थीटा, और ये हमारे पास किसका मान है, v मैक्स का स्क्वायर। पर हमें तो v सिर्फ v चाहिए, तो कुछ नहीं, जब यहाँ पे स्क्वायर जाएगा मतलब दोनों तरफ हम रूट लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, तो रूट ले लेते हैं। इस पूरे का क्या है हमारे पास, रूट में r sin थीटा प्लस μs cos थीटा अपॉन cos थीटा माइनस μs sin थीटा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास वैल्यू, ये v मैक्स की वैल्यू, अधिकतम वेग जिससे आप चल सकते हो अगर सड़क बंकित भी है और उस पर फ्रिक्शन भी आ गया, दोनों चीजें डाल दी अपन ने।
लेकिन कहीं जगह ये फॉर्मूला नहीं लिखा होता, कहीं जगह कुछ और लिखा होता है। वो क्या करते हैं पता है, ऊपर नीचे ना कॉस कॉस से डिवाइड करता है ताकि साइन 10 में दिखने लग जाए सारी चीज़ें। तो हम भी कर सकते हैं, हम ऊपर नीचे कॉस से डिवाइड कर देते हैं, साइन अपॉन कॉस 10 बन जाएगा, कॉस अपॉन कॉस 1 बन जाएगा, कॉस अपॉन कॉस 1 बन जाएगा, और साइन अपॉन कॉस tan थीटा बन जाएगा। तो कर लेते हैं, कई बुक्स में होता है इसलिए, नहीं करोगे चलेगा। देखो क्या मेरे पास, पहले मैं लिख देता हूँ r, इतना बड़ा एक्सप्रेशन मुझे भी याद ना हो, ठीक है, इतना मुश्किल नहीं वैसे। साइन थीटा आ रहा है देखो, प्लस म्यू एस कॉस थीटा आ रहा है, और नीचे क्या आ रहा है हमारे पास, कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। तो पहले कॉस थीटा फिर माइनस म्यू एस साइन थीटा, ये हमारे पास वी मैक्स है, अधिकतम वेग। अब क्या चाहिए अपने को इसमें, 10 लाना है, 10, तो ऊपर नीचे कॉस से गुणा भाग कर देते हैं। तो कॉस थीटा से गुणा भाग करने पर ठीक है। तो देखो कॉस थीटा से गुणा भाग करने पर क्या मिला मेरे को, r अपॉन ये हो गया मेरे पास साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा अपॉन ऊपर भी कॉस नीचे भी कॉस, ऊपर भी कॉस नीचे भी कॉस, ठीक है। तो ये कॉस से ऊपर नीचे अपन ने डिवाइड कर दिया। थोड़ा आप लोगों को फील दिलाने के लिए मैं इसको दूसरे कलर से बना देता हूँ कि ये अलग है और वो जो अपन ने लिखा है वो अलग है, ठीक है। अब मैं एक स्टेप थोड़ा सा स्किप करूंगा, कॉस को इसके साथ अलग करोगे साइन अपॉन कॉस 10 आएगा, कॉस को इसके साथ अलग करोगे 1 आएगा, कॉस को इसके साथ कॉस के साथ अलग करोगे 1 आएगा, साइन को कॉस के साथ अलग करोगे tan थीटा आएगा। तो ये स्टेप मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख देता हूँ, ज़्यादा डायरेक्ट नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो साइन अपॉन कॉस tan थीटा माइनस प्लस कॉस से कॉस कैंसिल, सिर्फ म्यू एस बचा, अपॉन यहाँ पे कॉस से कॉस कैंसिल, तो यहाँ पे हमारे पास 1 आ गया, और यहाँ पे म्यू एस tan थीटा। सो ये हमारा आ गया अधिकतम वेग, ठीक है। आई होप सबको बात समझ आ गई होगी और आपको जानकर बड़ी प्रसन्नता होगी। इसी के साथ ही हमारा चैप्टर जो है फिनिश हो गया है, समाप्त हो गया है, ठीक है। चलो तो बच्चों आज के वीडियो के लिए इतना ही। हमने सारी चीज़ें जितनी भी पढ़नी थी सब पढ़ डाली, ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। आज के लेक्चर में मेन क्या था, पहले तो रोड बिल्कुल मस्त प्लेन थी, फिर उसके बाद रोड को थोड़ा बंकित करा, फ्रिक्शन हटा दिया, थर्ड में बंकित भी किया, फ्रिक्शन भी डाल दिया, तीनों चीज़ें एक साथ कर दी, ठीक है। तो आई होप सबको बात समझ आ गई होगी। तो चलो बच्चों इस लेसन के लिए जैसा मैंने बोला इतना ही। स्टे होम, स्टे सेफ, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करते रहिए। चलो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।